गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने विभव मापी पढ़ा और विभव मापी की सहायता से कुछ क्या निकाला था। एक तो अल्प प्रतिरोध का मापन किया और दूसरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया। आज पढ़ेंगे हम वोल्ट मीटर और अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि। शुद्ध प्रैक्टिकल है आज का टॉपिक और बाकी और कोई मतलब नहीं है, शुद्ध प्रैक्टिकल ही है। तो आज का टॉपिक है आपका विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन। विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन। देखो क्या होता है, वोल्ट मीटर जो होता है डब्बा होता है। आपने वोल्ट मीटर देखा है, जैसे कहां देखा है। एक तो इन्वर्टर होता है आपके घर में, तो इन्वर्टर में भी एक वोल्ट मीटर लगा होता है। इतने वोल्ट आ रहा है, अभी करंट इतने वोल्ट के ऊपर सप्लाई हो रही है, आता रहता है ना वोल्ट मीटर। एक सुई होती है, घूमती रहती है। या आपके घर में जैसे कोई फ्रिज या इलेक्ट्रिकल कोई जो अपरेटस है, फ्रिज है और एसी है, वहां वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा रहता है जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। वहां भी एक सुई घूमती है, उससे पता चलता है कि इतना वोल्टेज आ रहा है अभी। आजकल हालांकि इलेक्ट्रॉनिक आने लग गए, जो इलेक्ट्रॉनिक में लिखा हुआ आता है वो घड़ी की बजाय आजकल। तो वो जो वोल्ट मीटर होता है आपको लैब में मिलेगा, छोटा सा होता है, छोटा सा डब्बा होता है वोल्ट मीटर, जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं और आप उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो वोल्ट मीटर मान लो गिर गया, उसके अंदर जो स्प्रिंग है वो हिल गई, या बहुत ज्यादा काम में लेने से उसके स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो चेंज हो गया, या जो उसका स्केल है उस स्केल को बनाते समय उसके अंदर कोई त्रुटि रह गई। और भी बहुत सारी मैकेनिकल वजहें हो सकती हैं कि उसके अंदर वो पाठ्यांक गलत दे रहा है। किसी ने मान लो उसके जो अंदर मैग्नेट्स हैं जोर से हिला दिए इस तरह से, तो कुछ भी वजह से मैकेनिकल एरर्स की वजह से, और भी कारण है त्रुटियों के। जैसे आपने पढ़ा था वो कि वो धारा ग्रहण करता है मुख्य परिपथ से, इस वजह से भी वो गलत पाठ्यांक देता है। तो यांत्रिक वजहों से जो गलत पाठ्यांक देता है उसको हम यहां से निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि देखो ये कितना गलत पाठ्यांक देता है। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में संगत त्रुटि का मान ज्ञात करने की प्रक्रिया अंश शोधन कहलाती है। जैसे मान लो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से ज्ञात करो। वोल्ट मीटर ने बताया कि इसके मध्य 2.5 वोल्ट का विभवांतर आ रहा है, और इसी विभवांतर को मैं विभव मापी से नापूं। विभव मापी मुझे मालूम है यथार्थ मान बताता है, एग्जैक्ट मान बताता है। तो विभव मापी ने बताया 2.5 वोल्ट, तो मैं बोलूंगा ये भी 2.5 बता रहा है, विभव मापी भी 2.5 बता रहा है। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, इसका पाठ्यांक बिल्कुल सही। लेकिन अगर मान लो वोल्ट मीटर तो बताए 2.6 वोल्ट और विभव मापी बताए 2.5 वोल्ट, तो हम बोलेंगे यार वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में कुछ एरर है। या वोल्ट मीटर बताए 2.4 वोल्ट, कितना 2.4 वोल्ट, और विभव मापी बता रहा है 2.5 वोल्ट, तो हम बोलेंगे यार इस वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में एरर है। यांत्रिक वजहों से वोल्ट मीटर जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा भी बता सकता है, कम भी बता सकता है, बराबर भी बता सकता है, कुछ भी कर सकता है। अपन को मालूम थोड़ी कि उसके अंदर जो एरर आई है वो पाठ्यांक ज्यादा बताएगी या कम बताएगी। जैसे कई बार ऐसा आपने देखा होगा, तराजू होते हैं, मान लो उसमें कुछ बंकन आ गया या कोई कड़ी वड़ी चेंज होगी उसकी, तो वो पाठ्यांक सही नहीं बताता है। कभी 100 ग्राम ज्यादा भी बता सकता है, कभी 100 ग्राम कम भी बता सकता है। वो त्रुटि का कारण क्या है अपन को पता नहीं है, मैकेनिकल वजह है बहुत सारी, कुछ भी हो सकती है। तो वो जो मान बता रहा है वोल्ट मीटर, वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बराबर हो गया तो हम बोलेंगे एरर 0 है, ज्यादा हो गया तो एरर
और कम हो गया तो एरर। वो एरर कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूं। इसका मतलब एरर प्लस और माइनस दोनों प्रकार से आ सकती है, ठीक है। अब देखो, इसका चित्र बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में इनमें से कोई एक प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा, चाहे पोटेंशियोमीटर का हो। पोटेंशियोमीटर के भी आपके पास 5 प्रैक्टिकल है। अब जब 5 प्रैक्टिकल है तो 5 में से एक तो करना ही करना है। अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा तो आपको प्रैक्टिकल करने से पहले ही ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो प्रैक्टिकल कर रखा है, आपको ऐसा फील आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। ऐसा फील करा दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने प्रैक्टिकल कर लिया। देखो इधर सबसे पहले आपको मैंने जैसा बता रखा है कि आप विभव मापी का तार बनाएं। सबसे पहले तार बनाएं, ये बन गया तार ए बी। ये है विभव मापी तार जो 10 मीटर लंबा है। 10 मीटर लंबा, कोई पोटेंशियोमीटर में 5 मीटर लंबा, लेकिन हम राजस्थान बोर्ड के हिसाब से 10 मीटर लंबा तार लेंगे। ले तो कितना भी सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा लंबा होता है जो इसका मापन होगा वो टू द पॉइंट होगा, एग्जैक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा ये हमारा पोटेंशियोमीटर। तो इस तार से सबसे पहले हम इसके ऊपर विभवांतर पैदा करने के लिए परिपथ बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ का काम क्या है आपको पता है, हो ही गया होगा, क्योंकि अब लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। क्योंकि प्राथमिक परिपथ में सेल जोड़ेंगे इसलिए इसका नाम ईपी रख दिया। इस परिपथ को बंद चालू करने के लिए हम एक कुंजी लगाएंगे, ताकि डॉट हटा दूंगा तो परिपथ ऑफ हो जाएगा, डॉट लगा दूंगा तो चालू हो जाएगा। जैसे अभी चालू वाली स्थिति में छोड़ा है मैंने इसको। इसका काम क्या है, परिपथ को ऑन ऑफ करना। इसका काम क्या है, इस परिपथ में धारा का प्रवाह करना या परिपथ में प्रतिरोधों को वोल्टता प्रदान करना। परिपथ में धारा के मान को घटाने और बढ़ाने के लिए हम एक यहाँ पर रियोस्टेट, एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं, RH। इस प्रकार से जोड़ेंगे, ये RH जोड़ दिया और इसको मैंने या इस तरह से, धारा का मान लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं, उसका हम उपयोग ही नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको सीधा बना दूं। ये तार है ए बी, ये तार ए बी हो गया। अब देखो ये प्राथमिक परिपथ बन गया जो हर बार एक जैसा बनाया हमने। प्राथमिक परिपथ हमने एक जैसा बनाया। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा परिपथ बनाते हैं जिसमें प्रतिरोध लगाएंगे, उसके सिरों पर विभवांतर वोल्ट मीटर से भी बोलेंगे तो भी नाप के बता, और विभव मापी से भी बोलेंगे तो भी नाप के बता, ठीक है ना। जैसे मान लो एक सब्जी वाले ने बांट रखा हुआ है, एक बांट रखा हुआ है ऐसा, उसने कहा भाई साहब ये आधा किलो है। कितना है? आधा किलो। बोला मैं चाहो तो मेरी तराजू से तोल के बता दो आप, तो अपन ने कहा भैया तोल के बता दे। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और है तोलने के लिए, मुझे इसके ऊपर विश्वास है कि ये एग्जैक्ट बताता है। तो सब्जी वाले ने तोल के बताया कि भाई इसका द्रव्यमान इतना आया। अब मैंने कहा अब मैं देखो अभी चेक करके बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक से नापा तो द्रव्यमान अलग आएगा। मैंने बोला तेरे तराजू में त्रुटि है। तो इसी तरह से हम एक परिपथ बनाते हैं, एक प्रतिरोध लगाएंगे, उसके सिरों पर विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से भी नापेंगे और उसी वक्त विभव मापी से भी नापेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो कितनी त्रुटि प्रदान कर रहा है। उसके लिए मैंने क्या किया, देखो एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, ताकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लगाते हैं ताकि बार बार प्रतिरोध का मान चेंज करने के लिए आपको इसको खोलना ना पड़े। इसमें बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, जो मर्जी आए छांटो बीनो काम करो वो वाली स्थिति रहती है। ये प्रतिरोध बॉक्स है। अब मैं इसके अंदर धारा प्रवाहित करूंगा, इसलिए एक यहाँ पर बैटरी का यूज करूंगा। इस बैटरी को हमने सेकेंडरी सर्किट में लगाया है, इसलिए इसका नाम ES ऐसे नाम रखते हैं ताकि जब हम इसके परिपथ का संयोजन का वर्णन करें
तो ES का मतलब ये डिजिट देखते ही पता चल जाएगा कि हम कौन सी बैटरी की बात कर रहे हैं, द्वितीयक परिपथ की बात कर रहे हैं। और एक कुंजी और लगाई मैंने K2। धारा को चेंज करने के लिए इस परिपथ में धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए मैंने एक रियोस्टेट लगा दिया, दैट इज RS2। इस परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। मान लो ये प्रतिरोध R है, अगर मान लो इसमें धारा I है तो इसके सिरों पर विभवांतर का एक्चुअल मान कितना आएगा, IR। विभवांतर पैदा होगा ना, ओम का नियम कहता है इस सेल का काम है इस परिपथ में धारा को प्रवाहित करना, इसका काम है परिपथ को ऑन ऑफ करना, इसका काम है परिपथ में बहने वाली धारा को कम ज्यादा करना, रेगुलेट करना। इसके सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उस विभवांतर को वोल्टमीटर से भी नापना चाहते हैं और विभवमापी से भी नापना चाहते हैं। अभी फिलहाल इसको यही रहने दो, हमें मकसद पता चल गया कि ये क्यों जोड़ा है, ये क्या काम के हैं, ये सब पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, एक द्विमार्गी कुंजी लेते हैं। इस द्विमार्गी कुंजी, ये द्विमार्गी कुंजी के अंदर हमें मालूम है कितने टर्मिनल थे, बताओ, कल भी काम में ली थी। बीच वाले टर्मिनल से क्या जोड़ते हैं ये भी हमें पता है। बीच वाले टर्मिनल का तो फिक्स है, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे और गैल्वेनोमीटर से फिर हम जोकी को जोड़ेंगे इस प्रकार से, इसको ये जोकी से जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर का तो फिक्स है, लेकिन अभी गैल्वेनोमीटर वास्तव में जुड़ा हुआ नहीं है। एक टांग जैसे जुड़ी हुई है लेकिन दूसरी टांग तो अभी किसी से भी जुड़ी हुई नहीं है, खाली है। इस विभवमापी से इसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपको विभव प्रवणता मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विभवमापी का सिद्धांत कहता है अज्ञात विभवांतर, याद आया कुछ, बराबर ज्ञात विभवांतर। और मान लो ये संतुलन बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी का मान L है, L, तो बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना आएगा। अज्ञात विभवांतर मान लो V है, बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर VAC का मान कितना आएगा, X × L। इकाई लंबाई पर वोल्टता का मान X, तो L लंबाई पर वोल्टता का मान कितना आएगा, XL। इसका मतलब आपको X की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी X की जरूरत, बताओ। X की जरूरत आपको इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको इन दोनों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। इन दोनों के मध्य विभवांतर पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये ज्ञात विभवांतर है, जब भी तो मुझे अज्ञात विभवांतर। तराजू के दो पलड़े याद करो, अगर यूं है तो भी संतुलन नहीं हुआ, यूं है तो भी संतुलन नहीं हुआ, और बराबर हो गए तो इसका मतलब अज्ञात द्रव्यमान किसके बराबर है, ज्ञात द्रव्यमान के बराबर। यही विभवमापी का सिद्धांत है। इसका मतलब आपको विभव प्रवणता चाहिए। विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया का नाम मानकीकरण करना। क्या है? मानकीकरण करना। और उसके लिए काय का इस्तेमाल करते हैं, मानक सेल का। याद है, ये मानक सेल काम में लिया। दो तरह के मानक सेल मैंने आपको बताया, कैडमियम सेल या डेनियल सेल। कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास 1.0186 होता है, 186 वोल्ट, और डेनियल सेल का 1.08 वोल्ट होता है। तो कोई सा भी एक मानक सेल में काम में लूंगा। मान लो ये मैंने डेनियल सेल काम में लिया, ED। कौन सा सेल हो गया? डेनियल सेल। डेनियल सेल मानक सेल। मानक सेल किसे कहते हैं? ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल धारा लेते समय नियत रहता है, चेंज नहीं होता है, लंबे समय तक कांस्टेंट रहता है। और दूसरी खास बात, ये हमें शुद्धता से मालूम होता है कि इसका डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। तो मानक सेल कहने के पीछे रीजन क्या है कि भाई इसके बारे में हमें अच्छे से पता है कि इसका विद्युत वाहक बल फिक्स है, 1.08 वोल्ट होता है, और साथ में ये कांस्टेंट भी रहता है, बदलता भी नहीं। ऐसा नहीं है परिपथ में जोड़ा बदल गया तो फिर किस काम का। तो हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, अब इसके लिए मैंने आपको कुछ बातें बता रखी हैं। हायर पोटेंशियल
ये प्लस माइनस है। हायर पोटेंशियल एंड्स मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉइंट ए। हायर पोटेंशियल कौन सा है दोनों में से? धारा का प्रवाह इधर, धारा किधर जाती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ये धन सिरा हो गया इसका, और ये ऋण सिरा हो गया, ये धन सिरा और ये ऋण सिरा। तो मुझे कनेक्शन करने हैं। पहले तो बताओ इसको क्यों कनेक्ट करूं, सोच लो क्या है इसमें, मुझे इसकी जरूरत क्या है, क्यों जोड़ना है मुझे इसको। देखो सब कुछ परिपथ में ही है, जो मैं बोल रहा हूं सब क्रिया विधि आगे परिपथ का संयोजन सब कुछ आ जाएगा। पूरा चित्र बनने का मतलब है आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले तो बताओ इसको क्यों जोड़ना है मुझे। सेल का मानकीकरण करने के लिए। ये क्या है? मानक सेल। क्यों जोड़ना है? मानकीकरण करने के लिए। मानकीकरण क्यों करना है आपको? अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए। 3 कनेक्टेड क्वेश्चन हैं बैक टू बैक। आप अगर इनका आंसर अच्छे से समझ गए तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें आगे करना क्या है। देखो ये क्या है? मानक सेल। क्यों जोड़ना चाहते हो? मानकीकरण करने के लिए। मानकीकरण क्या होता है? विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है। मानकीकरण क्यों करना है? क्योंकि मुझे अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करना है। अज्ञात विभवांतर से मानकीकरण का क्या लेना देना है? क्योंकि अज्ञात विभवांतर ही ज्ञात विभवांतर के बराबर होता है। ये विभव मापी का सिद्धांत है। तो अब मैं कनेक्शन कर रहा हूं, थोड़ा अच्छे से देखें। हायर पोटेंशियल को कहां जोड़ना है? ए से। हायर पोटेंशियल एंड्स को कहां जोड़ेंगे? ए से। आप ऐसे ही जोड़ना है एग्जाम में भी, ऐसे लहराते हुए तार। कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसे स्केल से बनाएं, ऐसे उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और वो चित्र गंदा भी लगता है। ये हायर पोटेंशियल है। कैसे पता चला था आपको? क्योंकि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इसका मतलब ये वाला सिरा भी कहां जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा। जुड़ गया। अब मैं इसका एक सिरा यहां जोड़ दूंगा और इसका एक सिरा यहां जोड़ दूंगा। ये मेरा काम हो गया। अभी आप देख रहे होंगे चित्र में, आपको समझ में आ रहा होगा। भले ही इतने सारे कनेक्शंस कर दिए लेकिन मानक सेल अभी भी नहीं जुड़ा। अच्छे से देखो, अच्छे से। क्या मानक सेल को मैंने जोड़ दिया? क्या मानक सेल को अभी परिपथ से बाहर रखा हुआ है? ऐसी कौन सी बात नजर आ रही है आपको जिससे पता चले कि अभी मानक सेल तो जुड़ा ही नहीं है? सर मानक सेल को जोड़ने के लिए तो अभी हमें काम करना पड़ेगा। अभी मानक सेल को हमने सजा दिया, जैसे नया पंखा लेकर के आए और हमने टांग तो दिया पंखे को। अब पंखा टांगने के बाद हमने क्या किया? उसके वायर लिए, 2 वायर आते हैं ना कनेक्शन करने के लिए, और एक वायर को तो प्लग में लगा दिया और दूसरा खुला छोड़ दिया। अब इंतजार कर रहे हैं पंखा चलेगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं अभी तो हमने इसको जोड़ा कहाँ, अभी जोड़ेंगे यार, रुक जाओ। अभी हमने इसको जोड़ा ही नहीं। क्या वो बिजली खर्च कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी आपको दिख गया होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये तो अभी कनेक्टेड ही नहीं है। दिस इज आउट ऑफ सर्किट। ये सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। दिस सर्किट इज ऑल्सो डिस्कनेक्टेड टू द प्राइमरी सर्किट। अच्छा, ये जो पूरा इस प्राथमिक परिपथ को छोड़ करके जो नीचे का जितना भी पोर्शन आपको नजर आ रहा है, all circuits except this primary circuit is known as secondary circuit. ये है आपका द्वितीयक परिपथ। कुछ बात समझ में आ रही है? इस पूरे परिपथ में प्राथमिक परिपथ को छोड़कर जो भी चीजें आपको नजर आ रही है, all those are part of secondary circuit, right? अब आपको ये पता होना चाहिए कि अभी सेकेंडरी सर्किट प्राइमरी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। अभी तो सिर्फ प्राइमरी सर्किट ही काम कर रहा है। देखो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके सिरों पर विभवांतर पैदा हो रहा है, इसका मतलब विभव प्रवणता पैदा हो रही है। इसका मतलब ये विभव मापी आपका विभवांतर ज्ञात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी आपने कनेक्शन किया ही नहीं। अभी आपने इसको भी बाहर रखा हुआ है और इसको भी बाहर रखा हुआ है। तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम करेंगे स्टेप फर्स्ट।
स्टेप फर्स्ट आपका है मानकीकरण करना। अब दिमाग में वो चीजें अगर आपके आती जा रही है जो मैं अभी बोलता जा रहा हूं धीरे 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 धीरे, तो आपका एक तरह से ये काम पूरा प्रैक्टिकल बिल्कुल शानदार, मैं बीच बीच में वो सारी चीजें बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर वाइवा के रूप में आपसे पूछता है। मानकीकरण, स्टेप फर्स्ट क्या है? मानकीकरण। अब बताओ मानकीकरण करना है तो परिपथ में क्या जोड़ना पड़ेगा और क्या नहीं जोड़ना है और इनके रीजंस क्या है। सबसे पहले तो मानकीकरण करना है, इसका मतलब क्या है? आप विभव प्रवणता ज्ञात करना चाहते हैं। क्यों ज्ञात करना चाहते हैं? क्योंकि हमें अज्ञात विभवांतर का मापन करना होगा। अज्ञात विभवांतर से क्या लेना देना है? क्योंकि संतुलन की अवस्था में वो अज्ञात विभवांतर VAC के बराबर होगा और VAC का मान x इंटू एल के बराबर होता है। क्योंकि एकांक लंबाई पर वोल्टता का मान x होता है तो L लंबाई पर वोल्टता का मान आएगा x इंटू एल, x इंटू एल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले यहां पर प्लग लगा देना है, इसको जोड़ना पड़ेगा ना परिपथ के अंदर। अगर इसको परिपथ में जोड़ना है तो आपको यहां पर प्लग लगाना है। ये मैंने यहां पर प्लग लगा दिया, ये प्लग लगा दिया। अब इसमें प्लग लगाने से क्या हुआ? ये कनेक्ट हो गया। क्या ये कनेक्ट हुआ? क्या अभी क्या ये परिपथ इससे कनेक्ट हुआ? बिल्कुल नहीं सर, ये तो बिल्कुल, अरे हम पंखा खरीद करके लेके आए और उसका एक तार प्लग में लगा दिया, पंखा चलने का इंतजार करेंगे क्या? नहीं, हमें मालूम है अभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो परिपथ में जुड़ा ही नहीं है। देखो इसका एक टांग जोड़ दिया बने, दूसरी टांग तो यहाँ खाली है, अभी ये तो यही है, इसी जुड़ी कहाँ है? जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब अभी आपका सर्किट कहां से कहां तक है, अब उसको ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो। ये प्राइमरी सर्किट है, इसको भी हटाओ। AC ये दिख रहा है, A और C के मध्य विभवांतर देखो, A और C, A और C, VAC, A और C के मध्य विभवांतर। और नीचे विभवांतर कौन सा दिख रहा है? देखो यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ, कौन सा दिख रहा है? ED, ये आया ED। ये सर्किट नजर आ रहा है आपको, देखो, और साथ में आपको ये गैल्वेनोमीटर नजर आ रहा है। सर्किट बन गया। सर्किट एनालिसिस है, हर चीज का रीजन आपको नजर आएगा। ऐसा सर्किट अगर आपको दिख गया हो तो वेल एंड गुड, मजे आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल्स में शानदार रेस्पॉन्स आएगा, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है। क्या आपको ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है? A और C के मध्य विभवांतर और ये विभवांतर दोनों को संतुलित करके ये बताएगा कि ये इन दोनों के मान बराबर हैं या नहीं। तराजू के दोनों पलड़ों में मैंने एक में बांट और एक में अज्ञात द्रव्यमान रख दिया है। अब वो कांटा बताएगा मुझे कि बराबर है या नहीं। मान लो इसमें विक्षेप शून्य नहीं है, इधर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? जोगी को यहां से यहां स्पर्श कराते हुए देखूंगा कि जिस बिंदु पर विक्षेप का मान शून्य आ जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? संतुलन बिंदु। और संतुलन बिंदु की यहां से दूरी को बोला जाएगा संतुलन लंबाई। ठीक है, तो इस अवस्था में अज्ञात विभवांतर कौन सा हो गया? ED। ये हो गया अज्ञात विभवांतर। मान लो संतुलन लंबाई कितनी आ गई? इस संतुलन लंबाई का मान रख दिया L0, तो बताओ क्या हो गया? बोलो, संतुलन की अवस्था में ED बराबर क्या आएगा? VAC आएगा, और फिर ED बराबर VAC, A और C के मध्य विभवांतर कितना आएगा? इकाई लंबाई पर x, तो L0 लंबाई पर कितना आएगा? x इंटू L0, देन x इक्वल्स टू ED अपॉन L0। समीकरण नंबर 1 क्या पता चल गया आपको? विभव प्रवणता। कैसे पता चली? ED मालूम था, L0 ज्ञात कर लिया, इसका मतलब विभव प्रवणता का मान ज्ञात होगा। ठीक है, अब देखो विभव, इसको क्यों जोड़ा था? विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए। और विभव प्रवणता अगर ज्ञात हो गई है तो अब इसका क्या काम है? इसको हटा दो। हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप यहां से इसको पूरा उठा करके बाहर रखें। घर पे पिताजी ने बोला पंखा बंद कर दो, पंखा बंद करने का मतलब नहीं कि आप पंखा खोलने लग जाओ। पंखा खोलना नहीं है,
आपको स्विच ऑफ करना है, और स्विच ऑफ करने का मतलब है ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया। अब इसका काम हो गया, और इसका काम होने के बाद हमने इसको सर्किट से आउट कर दिया। पंखा बंद हो गया। पिताजी ने बोला पंखा बंद कर दो, उनकी चल रहा है, बोला ऊपर सीढ़ी लगाई और नट खोल दिए सर, बोला मैंने पंखा बंद कर दिया हमेशा के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको स्विच ऑफ करना है। पिताजी ने तो ये बोला है आपसे पंखा बंद कर दो, तो पंखा बंद करने का मतलब स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ कर दिया, देखो मैंने यहाँ इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। क्यों, क्या करोगे ज्ञात करके, जब भी तो मैं वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे देखो, और इस वोल्ट मीटर से बोलूंगा बता भैया पाठ्यांक कितना है। इसको मैंने K3 नाम दे दिया। देखो यहाँ पे कुंजी लगा दी, ताकि वोल्ट मीटर, ये कुंजियां इसलिए लगाते हैं ताकि स्विच ऑन ऑफ करना हो कभी भी, जैसे वोल्ट मीटर को हटाना है तो आपको ये खोलने की जरूरत नहीं है। वोल्ट मीटर को यहाँ से वोल्ट मीटर को खोलने की जरूरत नहीं है। मान लो पंखे का स्विच ही नहीं लगाया तो वोल्ट मीटर फिर तो खोलना ही पड़ेगा ना, ये इसलिए लगाते हैं। अब बताओ, वोल्ट मीटर से बोला बता भैया इसके सिरों पर विभवांतर बता, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कर लेंगे, और फिर हम विभव मापी की सहायता से भी ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से देखना भाई। मैंने यहां प्लग लगा दिया, बताओ अब सर्किट कैसा बनेगा, स्टेप सेकंड स्टेप में सर्किट कैसा बनेगा बताओ। ये तो सर्किट से बाहर हो गया, इसकी तरफ तो अब आपकी निगाहें जाने ही नहीं चाहिए। बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर ये रहा, कौन सा होता है बताओ, ए और सी, VAC, ये ए है और ये सी, ठीक है। और दूसरा विभवांतर कौन सा है, देखो इन दोनों के मध्य विभवांतर VAC। अब ये यहां से चला, ये तार चला, ये तार चला, कहां कनेक्टेड है, यहां, और ये वाला तार कनेक्टेड है यहाँ। इसका मतलब आर के सिरों पर विभवांतर, आर के सिरों पर जो विभवांतर होगा VR, इसका मान IR के बराबर होगा, मतलब आर के सिरों पर विभवांतर आ गया। अब देखो ये रहा गैल्वेनोमीटर, जोड़ दो इसको, जोड़ दिया। अब जब मैंने जोगी को यहाँ टच कराया तो इसमें विक्षेप आ रहा है, विक्षेप आ रहा है। इसका मतलब अगर इसमें विक्षेप आ रहा है, तराजू में अगर मान लो विक्षेप आ रहा है ऊपर, बताओ क्या अज्ञात और ज्ञात बराबर है क्या, क्या अज्ञात और ज्ञात बराबर है क्या। तराजू देख रहे हो ना, अगर तराजू के दोनों पल्ले बराबर आ गए तो देखो ऊपर यूं आ गया, यूं होगा तो, और यूं होगा तो, समझ गया। अगर ये कांटा यूं हुआ तो क्या संतुलन हुआ क्या, नहीं हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे गया। तो आप क्या बोलेंगे, शून्य विक्षेप आने का। मान लो शून्य विक्षेप यहाँ है, ध्यान से देखो, इसको मैं सरका करके देखूंगा कि यार शून्य विक्षेप अब की बार यहाँ है, कोई बात नहीं, यहाँ है तो मैंने इसको यहाँ बना दिया और इसको नाम दे दिया C, नाम दे दिया। अब यहां से लेकर यहां तक की इस लंबाई का मान मान लो 1 मिनट, इस लंबाई का मान मान लो, संतुलन लंबाई का मान लो, इस संतुलन लंबाई का मान कितना है L। पहले क्या माना था, देखो पहले संतुलन लंबाई L0 मानी थी, जो कि मानकीकरण के लिए थी, ठीक है। अब मान लो संतुलन लंबाई का मान L है, तो बताओ A और C के मध्य विभवांतर कितना आएगा, पहले कितना आया था XL0, अब कितना आएगा बताओ X into L आएगा। मैंने इसको घुमा फिरा करके इसमें ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली कि इसमें विक्षेप का मान 0 आ गया। अब इसमें विक्षेप का मान 0 होने का मतलब क्या हुआ बताओ, इसमें विक्षेप 0 होने का मतलब है, इसमें विक्षेप 0 होने का मतलब है दोनों बराबर है। तो VR बराबर इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान, इसका नाम मैंने V डैश रख दिया, इसका नाम V डैश रख दिया, ठीक है। और V डैश रख दिया, कोई दिक्कत किसी को। और इसका मान भी मैंने L डैश रख दिया ताकि आपको ये डैश डैश पता रहेंगे सारे, यहाँ डैश आएगा, इसका नाम V डैश रख दिया। बताओ संतुलन की अवस्था में क्या होगा, V डैश मतलब अज्ञात विभवांतर का मान किसके बराबर होगा, VAC के बराबर होगा, और V डैश बराबर क्या आएगा X into L डैश। और V डैश
का मान हमें पता चल जाएगा, क्योंकि विभव प्रवणता हमें पहले से ही पता है। बताओ कितनी, ED/L0 इंटू L डैश, समीकरण नंबर 2। बताओ ये क्या है? इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का एग्जैक्ट मान, क्योंकि हमें ऐसा ज्ञान है कि विभव मापी जो नापेगा हमेशा एक्यूरेट वैल्यू देगा। विभव मापी के ऊपर हमेशा भरोसा है कि उसके द्वारा मापा गया पाठ्यांक बिल्कुल सही है, ये हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। अब उस चोर को लेकर के आओ, कौन, जिसके पाठ्यांक में त्रुटि निकालनी, चोर है ना। अब उस चोर को हमने क्या किया, यहां जोड़ दिया, बोला अब तू बता भैया। चोर को बोला तू बता पाठ्यांक बता, उसको हमने जोड़ा यहां पर, साथ में कुंजी और यहां जोड़ दिया और इससे बोला अब तू बता। इसका पाठ्यांक नोट कर लिया, माना इस समय वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है, V। अतः त्रुटि। अब एक चीज और याद रखना है, एग्जाम में त्रुटि निकालने में कंफ्यूजन होता है, किस में से किसको घटाऊं। इसके सिरों पर विभवांतर का मान इसने भी बता दिया और विभव मापी की सहायता से भी कैलकुलेट कर लिया, किस में से किसको घटाऊं। तो याद रखो 10th क्लास में आपने क्या, किसका नाम सुना था, विभव मापी या वोल्ट मीटर। आपके पास विभवांतर नापने के दो उपकरण है, विभव मापी और वोल्ट मीटर। पहले किसका नाम सुना, बताओ। अरे पहले तो वोल्ट मीटर का ही पढ़ा ना आपने 10वीं क्लास से। आपका दोस्त हो तो त्रुटि डेल्टा V बराबर पहले वोल्ट मीटर और बाद में विभव मापी। मान लो इसका वोल्ट मीटर तो बता रहा है 2.6 और विभव मापी कह रहा है 2.7। हम बोलेंगे देखो चोर गलत बता रहा है, कितना 0.1 वोल्ट की एरर बता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो विभवांतर है, इस विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से भी ज्ञात करेंगे और विभव मापी से भी ज्ञात करेंगे और दोनों के पाठ्यांकों को कंपेयर करके एरर निकालेंगे। लेकिन एरर के लिए फिर बोल रहा हूं, कैसे निकालेंगे बताओ। त्रुटि निकालने के लिए पहले कौन, वोल्ट मीटर, बाद में कौन, विभव मापी। वो तो हमारा दोस्त है, 10वीं क्लास से साथ है, ये तो अभी आए हैं 12वीं में। तो याद रहेगा, एग्जाम में बच्चे बोला किस में से किसको घटाऊं, किस में से किसको घटाऊं, वो चक्कर पड़ जाता है। और हम क्वेश्चन आपको प्लस में न्यूमेरिकल से भी पूछते हैं, इसमें त्रुटि विभव मापी ने इतना बताया, वोल्ट मीटर ने इतना बताया, बताओ इसमें त्रुटि कितनी है। तो बच्चे सोचते हैं अब यार त्रुटि तो है लेकिन कितनी है, प्लस में आएगी माइनस में आएगी, हम दोनों ऑप्शन देंगे आपको, फिर उसमें चक्कर पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, क्या पहले किसको पढ़ा था, वोल्ट मीटर को, उसमें से विभव मापी के पाठ्यांक को घटा दो। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके इसमें धारा बदलेगी तो विभवांतर बदलेगा। नया विभवांतर इससे भी ज्ञात करेंगे, विभव मापी से भी ज्ञात करेंगे। तो अलग अलग पाठ्यांकों में त्रुटियों के मान अलग अलग मिलेंगे और हम दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे। किस किस के बीच में, इधर लिखेंगे डेल्टा V और इधर वोल्ट मीटर के पाठ्यांक लिखेंगे। अब त्रुटि का मान लो ये 0.2 वोल्ट है, 0.4 वोल्ट है, 0.6 वोल्ट है, 0.8 वोल्ट है, 0.1 वोल्ट है। हर पाठ्यांक में त्रुटि आ रही है, किसी में प्लस आ रही है, किसी में माइनस आ रही है, कुछ भी आ सकती है। और जहां जैसी त्रुटि आए वहां वैसा काम कर लो, मतलब ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। जो भी है त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, त्रुटि देखो मैंने ऐसे पॉइंट बनाया है, ऋणात्मक भी आएगी, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ऊपर की तरफ त्रुटि धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। तो यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, 0 है, यहाँ धनात्मक है, यहाँ थोड़ी कम है, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं अंश शोधन वक्र। हमने वोल्ट मीटर को का शोधन कर दिया, इसके हर पाठ्यांक में त्रुटि है, सारी त्रुटियां दूर कर दी अपन, इसे बोलेंगे अंश शोधन। शोधन कर दिया अपन ने। ये है विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन। तो 1 मिनट के लिए आप लोग रिज्वाइन कर लेना भाई, 1 मिनट रिज्वाइन कर लो।
हाँ भी देखो, ये होगा विभवमापी का, विभवमापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन। अब विभवमापी की सहायता से अमीटर का, अमीटर का अंश शोधन करना। अमीटर क्या करता है याद है? अमीटर का काम है परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना। तो अब इसके लिए भी सेम परिपथ बनता है, सिर्फ एक काम इसके अंदर एक चालाकी करेंगे हम क्या करेंगे? देखो, वोल्ट मीटर का काम नहीं है, वोल्ट मीटर हटा दो, ये हट गया। प्रतिरोध बॉक्स में 1 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे हम। वो क्यों लगाएंगे? देखो, 1 ओम का प्रतिरोध लगाने से, ये 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया मैंने, शुद्ध 1 ओम का। बताओ 1 ओम का क्यों लगाया? क्योंकि 1 ओम के सिरों पर, देखो ओम का नियम लगाओ, 1 ओम का अगर प्रतिरोध होगा तो विभवांतर और धारा का मान बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम इसको क्या कर देते हैं 1 ओम। बताओ, आर को 1 ओम कर दिया तो V बराबर क्या हो गया? आई। विभवमापी किसका मान ज्ञात करता है? बताओ, विभवांतर का। लेकिन इनडायरेक्ट वे में हमें किसका मान पता चल गया? धारा, धारा का मान पता चल गया। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस टॉपिक का, बस ये अमीटर का मानकीकरण हो गया, 1 मिनट का काम था। लेकिन आप इसको फिर दोबारा से एक बार और एक्सप्लेनेशन देख लो इसका, परिपथ बनाना भी दोबारा सिखा देता हूं। देखो, ये प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ हम 6-7 बार बना चुके हैं। ये प्राथमिक परिपथ कैसे बनाते हैं बताओ? विभवमापी तार AB के साथ बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में जोड़ करके इस तरह से प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। अब इस प्राथमिक परिपथ में देखो, ध्यान से देखो, आपको वापस मानकीकरण भी करना पड़ेगा और एक सर्किट भी बनाना पड़ेगा। कैसे? देखना ध्यान से। मैं 1 ओम का प्रतिरोध काम में लूंगा, पहले तो फिक्स हो गया 1 ओम। क्यों काम में लूंगा 1 ओम का? बताओ। शुद्ध 1 ओम, इसको बोलते हैं 1 ओम की मानक प्रतिरोध कुंडली। 1 ओम क्यों काम में लूंगा? क्योंकि मैं विभवमापी को बेवकूफ बनाऊंगा। विभवमापी कहेगा मैं तो विभवांतर बता रहा हूं, और मुझे वास्तव में वो किसका मान दे रहा है? धारा का मान, क्योंकि मैंने आर का मान कितना कर दिया? 1 ओम। प्रैक्टिकल एग्जामिनर पूछता है 1 ओम क्यों? बोला 1 ओम इसलिए ताकि हमें धारा का मान कैलकुलेट ना करना पड़े, डायरेक्ट पता चले। अब इसके सिरों पर विभवांतर पैदा करने के लिए हम इसका कनेक्शन करेंगे इस प्रकार से, एक बैटरी जोड़ेंगे। चूंकि सेकेंडरी सर्किट है इसलिए इसका विद्युत वाहक बल ES से, कुंजी जोड़ेंगे ताकि हम इस सर्किट को ऑन ऑफ कर सकें, और धारा नियंत्रक जोड़ेंगे ताकि हम इस परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित कर सकें, घटा बढ़ा सकें। ये RS2। इसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए एक अमीटर जोड़ दिया। याद रखो, अमीटर धारा का मापन करता है, इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है। 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर नापता है, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बात समझ में आई? आपने वोल्ट मीटर कहां जोड़ा था? यहां, क्योंकि वोल्ट मीटर 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करता है, इन दोनों के मध्य, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा गया। अमीटर इसमें बहने वाली धारा के मान को बताता है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इसमें देखो धारा का मान प्रोवाइड कर दिया अपन ने, इसका मतलब इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर पैदा होगा। वापस देखो, द्विमार्गी कुंजी याद आ रही है? खास बात बताओ इसकी। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, बीच वाले टर्मिनल का तो फिक्स है। इस सीट पर तो केवल गैल्वेनोमीटर ही बैठेगा। ये तो पक्की है सीट, किसकी है? गैल्वेनोमीटर। हमें इसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है तो मानकीकरण करना पड़ेगा, मतलब विभव प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी, और उसके लिए कौन सा सेल? मानक सेल।
मानक सेल का विद्युत वाहक बल ईडी से लिखते हैं। ये इसके दो टर्मिनल्स हैं। कैसे कैसे जोड़ते हैं आपको पता है? बताओ कैसे जोड़ते हैं? इसमें धारा इधर जा रही है, ये हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल एंड। बताओ कनेक्शंस करने हैं आप, प्राइमरी सर्किट बनाना आपको आता ही है, ये जो की है। प्राइमरी सर्किट बनाने के बाद सेकेंडरी सर्किट में जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको जोड़ दिया। मानकीकरण करना है तो मानक सेल जोड़ूंगा, इसका हायर पोटेंशियल ए से, लोअर पोटेंशियल यहाँ पे, इसका हायर पोटेंशियल ए से और लोअर पोटेंशियल इधर गैल्वेनोमीटर की तरफ। ठीक है, अब बताओ मानकीकरण करने के लिए आप क्या करेंगे? यहां लगाएंगे, संतुलन लंबाई निकालेंगे। ईडी बराबर क्या आ जाएगा? एक्स एल जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा? ईडी अपॉन एल जीरो, समीकरण नंबर 1, जैसा भी आपने काम किया। फिर इसको हटा देंगे परिपथ में से, फिर क्या करेंगे? इसके सिरों पर विभवांतर v का मापन करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए संतुलन लंबाई निकाली, मान लो इसके लिए संतुलन लंबाई का मान कितना है? एल डैश। देखो इसके लिए संतुलन लंबाई का मान कितना है? एल डैश। तो बताओ संतुलन है अभी, ये मैंने यहाँ पे प्लग लगा दिया। बताओ अगर यहाँ प्लग लगाऊंगा और ये चित्र बना के देखो, चित्र, इस बिंदु का नाम सी रखो। बताओ ए और सी, सेकंड स्टेप कौन सी है? बताओ। यहां से प्लग हटा करके यहां जोड़ दिया। अब चित्र कैसा बन रहा है? बताओ। ए और सी के मध्य विभवांतर VAC बराबर क्या आ गया? एक्स एल डैश। ए और सी के मध्य विभवांतर एक्स एल डैश हो गया। अब बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर। अब दूसरा अज्ञात विभवांतर कौन सा? क्या ये जुड़ा हुआ है क्या? ये तो जुड़ा हुआ नहीं है। क्या करोगे? एक तो ये जुड़ा है और दूसरा यहां से होता हुआ ये जुड़ा है, तो इसके सिरों पर विभवांतर का नाम रख दिया मैंने, कुछ भी रख लो, V डैश। इसके सिरों पर विभवांतर को क्या लिख लिया? V डैश। और ये गैल्वेनोमीटर बीच में जुड़ा हुआ है इसी। जोगी को सरकाओ, ऐसी अवस्था प्राप्त करो कि इसमें विक्षेप कितना आ जाए? 0। अगर इसमें विक्षेप 0 आ गया, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो V डैश बराबर क्या आ गया? XL डैश, समीकरण नंबर 2। बताओ इसमें धारा का मान कितना हो? ओम के नियम से 1 ओम में धारा I बराबर क्या होता है? V डैश अपॉन R। I डैश बराबर क्या आ गया? V डैश अपॉन 1, तो I डैश बराबर क्या आ गया? V डैश। और V डैश का मान कितना है? बोलो। V डैश का मान निकाल लिया ना? V डैश बराबर क्या है? XL डैश। X का मान कितना है? X का मान भी रख दो इसके अंदर। जाओ ये देखो सर, बताओ क्या मैं X का मान रख सकता हूं? X का मान तो निकाल चुके हैं ना मानकीकरण से। ED अपॉन L0, ये आ गया V डैश का मान। हमें मालूम है चूंकि 1 ओम में धारा जो होती है वो I डैश बराबर V डैश होती है, क्योंकि I बराबर V अपॉन R, R का मान 1 रखते हैं, तो I डैश का मान इस तरह से निकल गया L0 इंटू L डैश, समीकरण नंबर 1। बताओ इसमें धारा का मान निकाल लिया। अब इससे बोलेंगे भैया तू बता धारा कितनी है? तो अमीटर का पाठ्यांक मान लो कितना आया? I। माना इस समय पर अमीटर का पाठ्यांक I है, अतः इस पाठ्यांक में त्रुटि, त्रुटि याद करेंगे ना? डेल्टा I बराबर, बताओ त्रुटि कैसे निकालते हैं? त्रुटि बराबर, बताओ यार, प्रेक्षित किया गया मान, इसका मान। पहले किसको जानते हो आप? वोल्ट, ये अमीटर को जानते थे या विभव मापी को जानते थे? विभव मापी तो अभी आए 5 दिन पहले, हमारा तो ये तो दोस्त है। पहले इसका पाठ्यांक और बाद में विभव मापी से ज्ञात किया गया मान। इस सूत्र की सहायता से आप त्रुटि का मान निकालेंगे। ठीक है, ये क्यों लगाया था? RS2 क्यों लगाया? ताकि आप इस परिपथ में धारा के मान को चेंज कर सके। मान लो मुझे और देखना है कि ये और कितने मान में कितनी त्रुटि आ रही है। जैसे मैंने देखा 1 एम्पियर में इतनी त्रुटि निकालनी, अब इससे धारा का मान चेंज करके देखें 2 एम्पियर में कितनी त्रुटि बताता है वो देखो, 3 एम्पियर में कितनी बता रहा है वो देखो। हर छोटी छोटी गलतियों को बाहर निकालना है आपको। ये
मान लो ये बता रहा है 3.5 एम्पियर बता रहा है, तो हम देखेंगे यार ये बताओ ये कितनी त्रुटि बता रहा है, तो हम उस त्रुटि का मान निकालेंगे, वापस एक्सपेरिमेंट कर लेंगे और उस एक्सपेरिमेंट करने से फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। किस किस में, जैसे इसके 0.5 एम्पियर में कितनी त्रुटि है, 1 एम्पियर में कितनी त्रुटि है, 1.5 एम्पियर में कितनी त्रुटि है, 2 एम्पियर में कितनी त्रुटि है, इस तरह से इसके हर पाठ्यांक में त्रुटि ज्ञात करेंगे। त्रुटि को डेल्टा आई से व्यक्त करेंगे, प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे। बात समझ में आएगी। अब वो ग्राफ मान लो 0.5 पर त्रुटि का मान इतना आया, 1 पर त्रुटि का मान लो इतना आया, 0.5 पर त्रुटि का मान लो 0 आया, इस पर त्रुटि का मान लो इतना आया ज्यादा। तो हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो त्रुटि का ग्राफ कैसा भी आ सकता है, फिक्स नहीं है अभी। लेकिन हम इसको इस तरह से बना देते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि त्रुटि जो है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इस वक्र को कहा जाता है अमीटर का अंश शोधन वक्र। अमीटर का अंश शोधन वक्र बोलेंगे। कोई दिक्कत हो तो बोलो। विभव मापी की सहायता से हमने अज्ञात विभवांतर का मापन किया, हमने आंतरिक प्रतिरोध का मापन किया, अल्प प्रतिरोध का मापन किया और वोल्ट मीटर और अमीटर के अंदर अंश शोधन किए। वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों में कितनी कितनी त्रुटि आती है उसके मान निकाले, अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटियां निकाली, अंश शोधन किया और हमने 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात भी किया। आप देख सकते हैं हमें मानकीकरण की जरूरत कब पड़ी। क्या हमने जब 2 सेलों का विद्युत वाहक बलों का अनुपात निकाला था, उनकी तुलना की थी, तब क्या मानकीकरण की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें E1 अपॉन E2 बराबर XL1 अपॉन XL2, X से X कट गया था, याद आया? X से X कट गया था और जब X से X कट गया तो मानकीकरण की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ तो मानकीकरण की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ तो X का उपयोग करना है, वहां X कट गया इसलिए उपयोग की जरूरत नहीं पड़ी और यहां आपको X की जरूरत पड़ी और X का उपयोग करना पड़ गया। अब एक चीज और देखो आप, विभव मापी की सहायता से अगर 2 विभवांतरों की तुलना करनी या 2 विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी हो तो आपको मानकीकरण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विभवांतर का मान ही ज्ञात करना है केवल, तो आपको मानकीकरण की जरूरत पड़ेगी और ये मानकीकरण की जरूरत पड़ेगी। आपने अल्प प्रतिरोध का मान निकाला तो भी मानकीकरण की जरूरत नहीं पड़ी और उसका कारण क्या था कि हमने वहां भी क्या किया था, एक समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग लगा दिया। याद करो, जैसे R प्लस कैपिटल R के ऊपर विभवांतर का मान निकाला था, ये आया I इंटू R और इसका मान XL2 और I इंटू पहले R के ऊपर निकाला तो XL1, इसमें इसका भाग लगा दिया था, ये कट गया, X कट गया था क्योंकि वहां भी हमने 2 विभवांतरों का अनुपात निकाल लिया इनडायरेक्ट वे में। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, मानकीकरण की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको अज्ञात विभवांतर का मान ही निकालना हो। अज्ञात विभवांतर का मान निकालना है तो मानकीकरण जरूरी है और अगर 2 विभवांतरों का अनुपात ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, अल्प प्रतिरोध का मान निकालना है, उसमें भी वास्तव में विभवांतरों के अनुपात समीकरण एक समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग लगा दिया तो वो मानकीकरण की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि X से X कट गया। ठीक है। विभव मापी के अंदर और आपको कुछ थोड़ी सी चीजें और ध्यान रखनी है। ये जो तार है, ये तार मिश्र धातु का बनाया जाता है। उसके 2 रीजन है। एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट ले दूं इसका, है ना, ताकि भेज दूंगा। ये हो गया। अब देखो, विभव मापी की सहायता से ये जो तार होता है ये मिश्र धातु का लेते हैं। उसका कारण क्या है? ये तार मिश्र धातु का, जैसे नाइक्रोम हुआ, जैसे जरूरी नहीं है आप नाइक्रोम ले, मैग्नीन ले सकते हैं, नाइक्रोम ले सकते हैं या यूरेका ले सकते हैं। यूरेका का दूसरा नाम कॉन्स्टेटन भी है।
कॉन्स्टेंट लिखा होता है, ऐसे समझ जाना ये यूरेका ही है, दोनों एक ही नाम है। तो मिश्र धातु का क्यों काम में लेते हैं? मिश्र धातु का काम में लेने के पीछे दो रीजन है। इसके दो कारण क्या है? पहला, इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, प्रतिरोधकता बढ़िया होती है, अच्छा प्रतिरोध मिलता है हमें इससे। और दूसरा रीजन ये है, इसका प्रतिरोध तापीय गुणांक अल्प होता है, मतलब टेम्परेचर फ्री है टेम्परेचर से, एक तरह से मान लो कि थोड़ी बहुत ज्यादा धारा भी प्रवाहित हो जाए तो इसके प्रतिरोध के मान पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रतिरोध तापीय गुणांक अल्प होता है। कोई दिक्कत? प्रतिरोध तापीय गुणांक अल्प, दो कारण हो गए इसके। आपसे यूं भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछते हैं कि यार ये काय का बना है, थोड़े बहुत तो वही दुस हो जाते, धातु को बना है। अरे भैया कौन सी धातु का बना है? बोलो धातु का। अब बच्चे के दिमाग में धातु के एग्जाम्पल होते हैं बहुत सारे, सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, इस तरह से। तो ये मिश्र धातु का बना है, और आपको रीजन भी याद रखना है कि इसलिए मिश्र धातु का काम में लेते हैं। अगर मान लो तांबे का तार लगा दूं तो यहाँ पर उसके अंदर प्रतिरोध ही नहीं होता, क्योंकि वो तो गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा चालक है, और बहुत अच्छा चालक है, तो उसके सिरों पर जब प्रतिरोध ही नहीं होगा तो उसके सिरों पर VAB बराबर IR। जब प्रतिरोध ही नहीं होगा तो कितना सा विभवांतर आएगा, और कितना सा विभवांतर आएगा तो क्या खाक नापेगा वो? अच्छा बताओ, अगर कोई बोले आपसे विभव मापी मैक्सिमम कितना नाप सकता है, बताओ। तराजू मैक्सिमम कितना तोल सकता है? तराजू, अरे बढ़िया हूं, बढ़िया के तराजू की बात कर रहा हूं। तराजू मैक्सिमम कितना तोल सकता है? जितने उसके पास बाट हैं, और बाट कहां होते हैं? यहां होते हैं। मतलब मैक्सिमम मापन किसका हो सकता है? VAB का। मान लो इस तार की लंबाई का मान कितना है? L। मैक्सिमम मापन विभवांतर का कितना संभव है? VAB के बराबर। अधिकतम इतना नाप सकता है। मान लो विभव प्रवणता का मान यहां से यहां, अभी हटाओ इसको हटाओ, क्या काम है अब इससे? और इसको कहां लगा दो? यहां लगा दो, यहां लगा दो। बताओ, अभी बताओ। अज्ञात विभवांतर की तुलना करूंगा तो ये हो गया ना AC, सी बिंदु यहां गुजर गया, देखो ये जो कि ये सी बिंदु यहां। तो बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना आएगा? X गुणा L। याद रहेगा? विभव मापी मैक्सिमम कितना नाप सकता है? बताओ, विभव मापी द्वारा मापा जा सकने वाला मैक्सिमम मान कितना आएगा? VAB। मैं इधर लिख दूं, छोटी छोटी सी बातें हैं। देखो, पहला तो तार का आएगा मिश्र धातु का। कारण बताओ। पहला तो प्रतिरोधकता उच्च। दूसरा कारण क्या है? अल्फा नगण्य। अल्प भी क्या? नगण्य। हटाओ इसको, अल्प अल्प कुछ भी नहीं होता। क्या लिखोगे आप? नगण्य होता है इसमें। दूसरा है अधिकतम मापन। अधिकतम मापन कितना हो सकता है? VAB के बराबर। और VAB कितना होता है? X इंटू L। अरे भाई, एक तराजू की सहायता से वो बढ़िया क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते? सारे बांट रख देगा। भाई तराजू से किसी ने कहा कि बता कितना तोल सकता है तो एक बार में मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तोलने के लिए उसको करना क्या है? सारे बांट रख दो। बोला इतना तोल सकता हूं मैं। तो मैंने क्या करा? पूरी लंबाई का इस्तेमाल कर लिया, और पूरी लंबाई का मान कितना है? L। बात समझ में आ गई? तो मैक्सिमम ये इतना नाप सकता है। अब एक चीज और सुन लो। मान लो ये EP है, इसका मान 10 वोल्ट है। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा प्रैक्टिकल होना सीख। 10 वोल्ट है। अब ये 10 वोल्ट का इसके अंदर विभाजन होगा। मान लो इसको कितना मिल गया? 8 वोल्ट इन दोनों के मध्य। इसको कितना वोल्ट मिल गया? मान लो 1.5 वोल्ट। और इसके आंतरिक प्रतिरोध को मिल गया कितना? 0.5 वोल्ट।
भाई इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध भी तो है, उसको आधा वोल्ट मिल गया, इसको 8 वोल्ट मिल गया और इसको 1.5 वोल्ट मिल गया। अब मुझे ये बताओ ये मैक्सिमम कितना नाप सकता है, बताओ। एग्जाम्पल सेट कर दिया मैंने। ईपी बराबर कितना है 10 वोल्ट, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध को कितना मिला 0.5 वोल्ट, आर एच को कितना मिला मान लो 1.5 वोल्ट मिल गया और वी को कितना मिला 8 वोल्ट। तो आपका विभव मापी मैक्सिमम कितना नाप सकता है, मैक्सिमम मापन 8 वोल्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो अज्ञात विभवांतर 10 वोल्ट का हुआ तो अच्छा, अज्ञात विभवांतर यदि अज्ञात विभवांतर 9 वोल्ट हुआ तो क्या होगा, तो भी मापन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओ, क्योंकि पूरी लंबाई काम में ले लूंगा तो क्या इधर जाऊंगा कि बोर्ड के बाद, पूरे बार काम में ले लूंगा, वही तो मैक्सिमम वैल्यू मेजर्ड होगी। तो 9 वोल्ट का भी मापन नहीं कर सकता। तो आपको प्रैक्टिकल में एग्जामिनर का क्वेश्चन कैसे सुनने को मिलेगा वो सुन लो। वो पूछेगा उस संभावना को बताओ कि विभव मापी अज्ञात विभवांतर का मापन नहीं कर पा रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए, सिंपल सा सवाल है, आपका आंसर होना चाहिए यदि अज्ञात विभवांतर VAB से ज्यादा हुआ, अगर अज्ञात विभवांतर का मान V अज्ञात इज ग्रेटर देन VAB तो हम बोलेंगे मापन संभव नहीं। लेकिन हमारी बुक्स जो है इस पचड़े में नहीं पड़ती और वो डायरेक्ट क्या बोलती हैं, ईपी का मान अज्ञात विभवांतर से ज्यादा होना चाहिए। बुक्स क्या बोलती हैं, अगर आप बुक्स के हिसाब से भी प्रैक्टिकल एग्जामिनर को बोलोगे तो उसको समझ आ जाएगा। क्या समझ आ जाएगा बताओ, बुक्स क्या बोलती हैं, देखो क्या बोलती हैं, ईपी का मान अज्ञात विभवांतर से ज्यादा होना चाहिए। मान लो अज्ञात विभवांतर 9 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है तो क्या मापन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जामिनर सोचता है चलो कुछ तो आंसर दिया है इसमें, क्योंकि इसके बेचारे की बुक में भी यही लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है एग्जैक्ट आंसर क्या है और काम चलाओ क्या है। काम चलाओ तो ये है कि भाई ईपी का मान जो है अज्ञात विभवांतर से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये देने वाला है, इसको देने वाला है, इस तार को देने वाला कौन है, ये सेल है। तो हम यूं बोलते हैं भाई देने वाले के पास हमेशा ज्यादा होना चाहिए और ये क्या है, पाने वाला है। बात समझ में, अज्ञात विभवांतर का मान हमेशा देने वाले से कम होना चाहिए, मतलब देने वाले के पास हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हम यूं कहते हैं कि भैया ये जो है VAB, ये जो VAB है, इस VAB का मान हमेशा अज्ञात विभवांतर से ज्यादा होना चाहिए। ये एग्जैक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर देने के लिए आपको क्या आंसर देना है, VAB का मान हमेशा अज्ञात विभवांतर जिसका मापन, ये बाट है। आप तो ये सोच लो ये बाट है। अब बताओ तराजू तोल कब तक सकता है, मैक्सिमम कितना नाप सकता है, पूरे बाट के बराबर। अगर मान लो उसके बाद टोटल बाट है 20 किलो और 50 किलो की बोरी रख दी, बोला तोल के बताओ, नहीं तोल सकता। क्यों, क्योंकि अज्ञात द्रव्यमान उसके बाट से ज्यादा हो गया है। बात समझ में आ गई। तो ये था विभव मापी आपका। अब इसमें एक दो छोटी छोटी सी बातें प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस और हैं कि विभव मापी के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, और विभव मापी वही प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं, इसकी सुग्राहिता, अच्छा विभव मापी कब होता है, कब वर्स्ट क्वालिटी का हो जाता है, इस तरह के छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जो मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखे हैं, वैसे मैं आपको लिख करके भेज ही देता हूं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। ठीक है। तो मस्त रहो, पढ़ते रहो। आज आपका टेस्ट है, टेस्ट भी आज आपका। अब अल्टरनेट डे टेस्ट कर दिए मैंने सर, एक दिन छोड़ के एक दिन, बीच में गैप लग गया
जो बच्चों के आलसी हो गए सारे के सारे। कल मैंने 2-4 लोगों से बात भी करी बच्चों से, तो लेकिन मजा नहीं आया अभी पिछले टेस्ट में। हालांकि मैंने भी गलतियां करी उसमें, मेरी गलतियां हुई उसमें, चार गलतियां हुई शायद, 4 गलतियां मैंने की और बाकी की गलतियां आपने करी, तो हिसाब किताब बराबर हो गया पिछले टेस्ट में, तो उसको तो हटा दो। अब नए सिरे से आज से हम वापस, अब मैंने टाइम भी कम कर दिया आपका, मात्र आधे घंटे का टेस्ट, 15 क्वेश्चन दूंगा बस, फ्री 15 क्वेश्चन, और 9 से 9:30 में आप फ्री हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।